अरे इन दोनों राह न पाई, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पावन तर सोए, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला करी बेटी ब्याहें, घर ही में करत सगाई। हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाने वाले, बेबाक टिप्पणी देने वाले, धार्मिक कुरीतियों पे कुठाराघात करने वाले, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के शिरोमणि कवि कबीरदास जी, इनके जैसा वास्तव में सच्चे अर्थों में कोई समाज सुधारक नहीं हो सकता। यह बहुत बेटर कोटेशन है जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। हिंदू किस बात की अपनी बड़ाई करता है? क्यों अस्पृश्यता, क्यों गागर को छूने नहीं देता है? और फिर वह बेश्या के पास जाता है तो क्यों नहीं उससे उसकी जात जो है पूछता है? अब मुसलमान किस देवी देवता की बात करते हैं जब उनके देवी देवता जो है पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाते हैं? और किस तरह से मानवता की रक्षा हो सकेगी जब वे अपने घर में ही सगाई करते हैं? इतनी बड़ी बेबाक टिप्पणी देने वाले भारत का कोई भी क्रांतिकारी समाज सुधारक कभी नहीं हो सकता है, और वो विशेषता कबीरदास जी के अंदर थी। ये आपको जानना चाहिए था। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आराम से पूछ देगा कि साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी ना रचनाएं किसकी हैं? तो रचनाएं कबीरदास जी की हैं। और साखी शबद रमैनी तीनों का संग्रह जो है बीजक में है, बीजक में है। तो बीजक जो है किसकी रचना है? कबीरदास जी की। क्या आप जानते हैं साहित्य के बारे में? यह उससे प्रश्न था। अब आइए हम आपका टेस्ट ले लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से अनुनासिक वर्ड कौन सा है? अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो आप लोग जो है कन्फर्म कर दीजिएगा म। अब म कैसे अनुनासिक है भैया? अंग है, इया है, ड़ है, न है, म है। क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग, च वर्ग का पांचवा अक्षर इया, ट वर्ग का पांचवा अक्षर ड़, त वर्ग का पांचवा अक्षर न, और प वर्ग का पांचवा अक्षर म। अब पांचवें अक्षर ही अनुनासिक कहे जाते हैं, तो म। अब दूसरे नंबर पे आते हैं बेटा, देखते हैं आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तब भी मत घबराइएगा, हम हैं आपके साथ। निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है? अब तो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा। अरे भैया बड़ा आसान है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो जब भी कोई संगीतकार होता है वो पहले दूसरे से नहीं बनाता है, व्यंजन वर्ग के पहले दूसरे अक्षर से वह नहीं बनाता है। संगीत में जो टोन आती है वो तीसरे, चौथे और पांचवें से आती है। तीसरे, चौथे, पांचवें को हम सघोष या घोष कहते हैं भैया, सघोष या घोष। अघोष किसको कहेंगे भैया? आप कहेंगे सर जी पहले और दूसरे को। क पहला, पहला है भैया, क वर्ग का पहला है तो अघोष है, स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होंगी। ख दूसरा है, इससे भी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होंगी। च इससे भी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होंगी, लेकिन ग से स्वर तंत्रियां झंकृत होंगी, क्योंकि सघोष में 3, 4, 5 आपको याद रहना चाहिए। अब भैया अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ये कंठव्य है। यह कहाँ से है भैया? इचु यसा नाम तालु, तालव्य है। यह जो है मूर्धन्य है। फिर यह अंतस्थ है, कल हम बताए थे भैया। और फिर देखिए यहाँ पे प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग कहाँ से भैया? कंठ से। च, छ, ज, झ, इया कहाँ से भैया? तालु से। ट, ठ, ड, ढ, अड़ कहाँ से भैया? मूर्धा से। त, थ, द, ध, न आपके दांत से। प, फ, ब, म, म ओठ से। तो आप कन्फर्म, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे। चारों ऑप्शन देखिए। अरे भैया जब दो व्यंजन मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क और स मिलके मैंने बताया था छ,
त और र मिलके मैंने बताया था त्र, ज और य मिलके मैंने बताया था ज्ञ, और स और र मिलके मैंने बताया था स्र। एकदम बेटा आपको याद हो जाएगा। अगला चलते हैं बेटा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हिंदी में खूब होते हैं, लेकिन प्लुत तो संस्कृत में आते हैं। तो ये क्या है? स्वर हैं। उस व्यंजन, आप हमसे पहले देख के आंसर कर ले रहे होंगे। उस व्यंजन भैया देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन आप कहेंगे सर आप ही तो बताए थे जो वर्ण गर्मी पैदा करते हैं उन्हें उष्म कहते हैं। स ह ह उष्म है भैया, उष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आप कहेंगे सर कितनी बार आप उसको पूछेंगे? बेटा जब तक याद नहीं करवा देंगे तब तक पूछेंगे। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। य र ल व। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? भैया मैंने आपसे 11 स्वर की बात की थी और मैंने आपसे 33 व्यंजन की बात की थी। यह मौखिक रूप में है बेटा, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लगभग 13 स्वर और 39 व्यंजन लिखते हैं। और वर्ण लिपियां जो है, लिपियां लिखने का है, इस नाते 52 पे चला जाएगा बेटा। मध्य स्वर, बेटा आपको अभी बताना होगा कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हम कल के वीडियो में बताएंगे, लेकिन भैया मध्य स्वर अ को कहा जाता है। आज याद कर लीजिए, ये तो आपका टेस्ट रहा, यहाँ पे आपके साहित्यिक ज्ञान का परिचय रहा, यहाँ पे आपका टेस्ट रहा। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आके सीखिए। अ का उच्चारण कंठ से, कंठ से भैया अ, कंठ से। आ और अ से मिलके ही बनता है, तो कंठ 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 से ही होगा भैया। ई का तालू से, कंठ के ऊपर तालू है भैया। और बड़ी ई से मिलता है तो किससे हो जाएगा? तालू से। ऊ का उच्चारण ओठ से। आप दोनों ओठों को ऊपर करके ऊ बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, ओष्ठ। अब बेटा ए का उच्चारण आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, और ई से मिलकर बनता है ए। अ का उच्चारण आप पढ़े हैं कंठ, ई का उच्चारण तालु, तो ए का उच्चारण कंठ तालु। हिंदी वाले संस्कृत वालों को तो याद ही रहेगा भैया, एदय तो कंठ तालु। आय का उच्चारण अ प्लस ए, कंठ तालु भैया। अ का कंठ से, ए का तालु से, यहाँ पे कंठ कंठ तालु मतलब कंठ तालु। ओ का अ प्लस ऊ से, यह भी पूछा गया है कई बार। अ का कंठ से, ऊ का ओठ से, तो कंठोष्ठ हो गया। औ अ प्लस औ, तो भैया अ का कंठ से, ओ का कंठोष्ठ से, तो औ का भी किससे हो जाएगा? कंठोष्ठ से। तो यह बात एकदम आप अ का कहाँ से? कंठ से, ई का तालु से, ऊस का ओठ से, ए का कंठ तालु से, ऐ का कंठ तालु से, ओ का कंठोष्ठ से, औ का कंठोष्ठ से। तो अकु विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, उपुपधिया नाम ओष्ठ, एदय तो कंठ तालु, ओदय तो कंठोष्ठ। संस्कृत की क्लास 1 अक्टूबर से चलने लगेगी, क्योंकि बेटा अभी टेट का या एलटी का एग्जाम होने में काफ़ी समय है। 1 अक्टूबर से संस्कृत की भी क्लास इस पे दी जाने लगेगी। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं भैया? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं बोले जाते हैं। भैया प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में कौन सा स्वर मिला होता है तो बेटा बहुत छोटा सा प्रश्न, लेकिन घबरा जाएंगे। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? 33। जब हम बोलते हैं ना तो 33 व्यंजन बोल पाते हैं। अब छत्र ज्ञ स्र यह संयुक्त व्यंजन है भैया, वह 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। स्पर्श व्यंजन भैया आप कहेंगे कि सर कंठव्य क वर्ग,
फिर उसके बाद च छ ज झ इया तालव्य है। ट ठ ड ढ अड़ क्या है भैया, मूर्धन्य है। त थ द ध न क्या है भैया, दंतव्य है। प फ ब भ म क्या है भैया, ओष्ठ है। अंतस्थ कौन है, आप कहेंगे य र ल व, य र ल व। उसमें कौन सा है, स स स ह, ये उस व्यंजन कहे जाते हैं। संयुक्त कौन है, छ त्र ज्ञ स्र। लेकिन ये बने होते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, क और स से, मैं बता चुका हूँ। त और र से, ज और य से, स और र से। तो भैया यह संयुक्त व्यंजन है। इस नाते व्यंजनों की संख्या 25, 4, 29, 4, 33। स्वरों की संख्या अगर पूछी जाएगी 11, व्यंजनों की संख्या 33। वर्णमाला में कुल मिला के लिपियां अगर पूछी जाएंगी तो 52। भैया बड़ लिपियां, यहाँ हिंदी भाषा की कुल बड़ लिपियां पूछी गई हैं बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वैसे ही 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन वर्ण लिपियों की बात करेंगे तो 13 स्वर, 39 व्यंजन, 52। तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के मात्र स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन। भैया क से लेके म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। 2 दिनों में वर्णमाला पूरी तरह से खत्म हो जाएगी विथ टेस्ट के साथ। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। इसमें मुख्य भूमिका कंठ की, तालु की, इसमें मूर्धा की, इसमें दांत की, ओष्ठ की। जिह्वा का मात्र थोड़ा सा स्पर्श रहता है, इस नाते ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार एक भी मिनट बिना अपना समय वेस्ट किए हुए और हिंदी के पूरे निचोड़ को 100 दिनों में आपके अंदर ऐसा निचोड़ के कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे यूपी टेट हो या स्टेट हो या आपका एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, एक भी हिंदी इससे बाहर नहीं आएगी बेटा। और बाद में सब जो है क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आपको स्लाइडों के माध्यम से करवाए जाएंगे। लेकिन पहले 100 दिन तो कम से कम हिंदी का क्लास ले लीजिए, और 90 दिन जो है, 90 दिन जीएस का, एक दिन का मतलब 2 वीडियो। ध्यान दें बेटा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।